हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज मैं वही नोटिफिकेशन को डिटेल डिस्कशन के साथ लेकर आया हूं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या कितनी वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सब कुछ आज हम लोग डिटेल्स में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ की कोई दिक्कत होती है वीडियो में तो आप उसको कमेंट करके हमें सजेशन दीजिए कि क्या करनी चाहिए सीपीओ के लिए, कैसे प्रिपरेशन आप लोगों को चाहिए, उस टाइप से हम लोग प्रिपरेशन को करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ शेयर करना है और कमेंट करना है कि वीडियो में। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो आज हम लोग समरी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, उसके बाद वैकेंसीज देखेंगे कि वैकेंसीज कितने हैं, उसके बाद आपके एप्लीकेशन फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न यानी क्या क्या पैटर्न पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आप हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं आज, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज, हम लोग फिर उसके बाद फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई साइट क्या है, आई साइट जो क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर आई साइट अगर मैं स्पेक्स लगाता हूँ या चश्मा लगाता हूँ तो क्या मैं इसके लिए जो हमारा सीपीयू का एग्जाम निकला है इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो उसके ऊपर भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद और एक बड़ा रीजन है कि टैटू, किसी के बदन में यानी किसी के बॉडी में अगर टैटू है तो क्या मतलब हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। ये भी बहुत बच्चों का मतलब प्रॉब्लम रहता है कि टैटू बना हुआ है, तो टैटू के ऊपर भी हम लोग इस क्या है कि एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन निकला है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है दो चीज़ों को कि आई साइट क्या होना चाहिए और टैटू आपका क्या मतलब कितना, अगर टैटू बना भी है तो किस मतलब उसका 3 चीज़ दिया हुआ है, 3 डायमीटर दिया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। चलिए हम उसको आज डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि टैटू में कैसे किस टाइप से आपको अगर टैटू बना भी है तो आप जा सकते हो, एग्जाम भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारा 17 जून। ठीक है, 17/6/2020 यानी 17 जून की बात करें तो 17 जून यानी कल, जो कल था हमारा बीत चुका कल है, वो उस दिन हमारा क्या नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और एक चीज सबसे बड़ी बात, ये किस किस चीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ के लिए। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि हमारे अतुल सर जो हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है। तो अगर आप ये मतलब जो सीपीओ का हमारा नोटिफिकेशन आया है इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप किसके छत्र छाया में जाओगे, अतुल सर के छत्र छाया में जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। और उसके बाद चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो 17 जून से हमारा फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है और चलेगा कब तक, जुलाई तक, यानी 16 जुलाई तक चलेगा। ये 16 जुलाई तक चलेगा। और जो लास्ट टाइम जो रिसिप्ट एप्लीकेशन का है वो क्या है, 16 जुलाई, यहां पे भी मेंशन किया गया है और यहां पे भी आपको मेंशन कर दिया गया है। और टाइम दिया हुआ है 11:30 बजे रात तक, 11:30 बजे रात तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपको 18 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। कितने बजे तक, रात 11:30 बजे तक। ठीक है, याद रखिएगा 11:30 बजे रात तक ही आप पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बस एक सजेशन दूंगा कि जितने जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आप कोई ऑफलाइन आप चालान करवाते हो तो ऑफलाइन जो पेमेंट होता है उसका डेट कब तक है, 20 जुलाई तक है, 20 जुलाई तक है। ठीक है, और अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 कब तक चलेगी, देखिए यहाँ पे डेट दिया है 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और चलेगी कब तक, 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, यानी आप देख लीजिए 6 दिन तक लगातार आपका 6 दिन तक आपका लगातार क्या चलेगा, 6 से 7 दिन तक, यानी एक हफ्ता आपका पूरा एग्जाम चलेगा पेपर 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। यानी अगर हम लोग फिजिकल की बात करें तो कब तक होगा, यहाँ पे देखिए कि अब कब हो रहा है, सितंबर से अक्टूबर, लगभग दिसंबर में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और जो पेपर 2 होगा वो फिजिकल टेस्ट के बाद होगा। ये याद रखिएगा हमेशा कि फिजिकल टेस्ट के बाद आपका पेपर 2 होगा। और पेपर 2 का जो डेट दिया हुआ है वो क्या है, 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी को पेपर 2 यानी फाइनल पेपर जो हमारा है वो 1 मार्च को होगा। मार्च को होगा, क्या होगा, मार्च को होगा, ठीक है। 1 मार्च को आपका पेपर 2 होगा एग्जाम। और इनके माने पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल का आप याद रखिएगा कि अभी से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत तगड़ा फिजिकल होगा, क्योंकि सीएपीएफ का एग्जाम है। सबसे बड़ी बात है सीएपीएफ का एग्जाम है, यानी आपका जो कंबाइंड आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस का एग्जाम है। तो आपका जो फिजिकल होगा वो बहुत तगड़ा होगा। तो आप अभी से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेंटेटिव वैकेंसी। दिस डिटेल्स ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी आर एज फॉलो। टेंटेटिव मतलब क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी मतलब अस्थायी अभी नहीं है, ये बढ़ सकता है। याद रखिएगा कि कभी भी वैकेंसी जो निकलता है वो अगर टेंटेटिव दिया हो तो हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर अस्थायी है यानी अब घट सकता है, बढ़ सकता है, असल में मीनिंग निकलता है इसका, लेकिन हमेशा वैकेंसी के रूप में वो हमेशा बढ़ता है। तो याद रखिएगा कि जितनी भी वैकेंसी आई है अभी और बढ़ेगा, ये अभी टेंटेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में कितना निकला है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जेंडर पार्ट और जेंडर में मेल और फीमेल। अगर मेल की बात करें कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस इन मेल की बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 91। टोटल वैकेंसी कितनी है, 91, जिसमें ओपन यानी अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, ओपन मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, 73 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का कितना है, 9 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन का कितना है, उसका भी 9 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी जो है आपका कितना है, टोटल वैकेंसी आपका 91 है मेल कैंडिडेट के लिए, किसमें, दिल्ली पुलिस में। उसके बाद अगर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए अगर हम लोग बात करें तो कितना है वैकेंसी, ये देखिए, चलिए मैं थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं आपको। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है, 78। कितना है, 78 वैकेंसी है। यानी ये भी कम नहीं है और आगे बढ़ने वाले भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना में ही आपका वैकेंसी खत्म हो जाएगा। और भी एक सबसे पहली बात है कि ये वैकेंसी कम नहीं है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा है और आगे भी और वैकेंसी बढ़ेगी ये, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैकेंसी के बाद में। अगर हम लोग सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में वैकेंसी की बात करें तो कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले ये देखिए सीआरपीएफ के लिए कितना वैकेंसी है, 1072, जिसमें आपके लिए मेल के लिए कितना वैकेंसी है सीआरपीएफ में, मेल के लिए 1040 और 32 वैकेंसी किसके लिए है, 32 वैकेंसी आपके फीमेल के लिए है। किसमें, याद रखिएगा सीआरपीएफ में। बीएसएफ की अगर हम लोग बात करें तो बीएसएफ में कितनी है, बीएसएफ में टोटल वैकेंसी है 244 और 232 वैकेंसी जो है वो मेल के लिए है और 12 वैकेंसी आपकी किसके लिए है, फीमेल के लिए है। इसके बाद आईटीबीपी के लिए, आईटीबीपी में मेल के लिए कितना है 36 और फीमेल के लिए कितना है आपका 7 वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी की अगर बात करें आईटीबीपी में तो कितनी वैकेंसी है, 43 वैकेंसी है, ठीक है। यानी आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद सीआईएसएफ की बात करें अगर हम लोग तो 18 वैकेंसीज किसकी है, मेल की है और 2 वैकेंसीज किसकी है, आपकी फीमेल की है। और टोटल वैकेंसी की कितनी है, टोटल वैकेंसी आपकी 20 है, ठीक है। उसके बाद एसएसबी की अगर हम लोग बात करें तो एसएसबी के लिए आपका टोटल वैकेंसी है 16 और इसमें फीमेल के लिए वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो सीआरपीएफ में यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कितनी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज है 1395 वैकेंसीज है, जिसमें आपकी 1342 वैकेंसी आपकी किसकी है, मेल की है और 53 वैकेंसीज किसकी है, 53 वैकेंसीज कितनी है, किसकी है, आपकी फीमेल की। और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, 135 वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, 135 वैकेंसीज यहां पे किसके लिए, सीएपीएफ के लिए है, सीएपीएफ पोस्ट के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए कितना है, 100 रुपीज है। ज्यादा एकदम से लिया नहीं गया, कितना है, 100 रुपीज है। और उसके बाद चाहे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हो, शेड्यूल ट्राइब हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो या फिर वुमेन हो, उसके लिए कितना वैकेंसी है, क्या फीस क्या है, फीस बिल्कुल फ्री है, ये याद रखिएगा, आपको बिल्कुल फ्री है।
सबके लिए फ्री है। बाकी सिर्फ एक तो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए आपका 100 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है ये भी। अगर आपको 100 रुपीज़ देना भी पड़े तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एसएससी बहुत कम फीस के साथ आपको ये वैकेंसीज प्रोवाइड कर रही है। तो मतलब फीस का तो कोई मतलब आप बोल सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे स्केल की अगर बात करें, पे स्केल की बात करें तो देखिए सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, तो ये कौन सा लेवल का है? देखिए लेवल 6 का वैकेंसी है ये, ठीक है, लेवल 6 का वैकेंसी है। और पे स्केल आपका क्या कहां से कितना रहेगा, यानी 35,400 से लेकर कहां तक जाएगा आपका पे स्केल? 1,12,400 तक सीएपीएफ में, ठीक है। कहां तक जाएगा? 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, ठीक है। उसके बाद अगर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में, इसका भी जो है वो क्या है, याद रखिएगा पे स्केल दोनों का सेम है, यानी 35,400 से लेकर आपका कहां तक जाएगा? 1,12,400 तक, ठीक है। और दिल्ली पुलिस आपको पता है कि अगर पुलिस में लगना है तो आपको दिल्ली पुलिस में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आपका कौन इसको रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली पुलिस में लगना आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और कितनी फायदेमंद होगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे नेशनल सिटीजनशिप, कहां का सिटीजनशिप अगर है आपके पास तो आप भर सकते हो। सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नेपाल के हो तो भी भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप भूटान के हो तो भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको डिटेल्स में अगर नोटिफिकेशन में जाओ तो वहां पे मिल जाएगा आपका कि अगर आप नेपाल और भूटान से हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें एज लिमिट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 20 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 25, ठीक है। अगर आप, और ये कब तक ये एज लिमिट की मान्यता होगी? ये 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2021 तक। अगर आपकी एज 20 साल हो जाती है 1 जनवरी 2001 तक तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर आपकी एज 25 साल, मतलब 1 जनवरी 2001 तक 25 साल ही रहती है तो ही कर सकते हो। अगर 1 जनवरी 2021 में बढ़ जाती है आपकी एज तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं हो, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुछ छूट दिया गया है, यानी रिलैक्सेशन दिया गया है एज ग्रुप में। जैसे SC ST की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल के लिए रिलैक्सेशन मिल रहा है उसको। उसके बाद ओबीसी को कितना मिल रहा है? 3 ईयर्स। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स के लिए मिल रहा है। उसके बाद आप जाइएगा नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा कि विडो वुमेन जो है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनका कितना कैटेगरी का कितना दिया हुआ है? 35 साल के लिए, 35 साल तक वो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन है और बहुत सारे रिलैक्सेशन है, आप नोटिफिकेशन में जाइएगा तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी क्वालिफिकेशन जो बैचलर डिग्री हो, अगर आप बैचलर हो यानी आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ये अगर आपने, चाहे वो कॉमर्स से आपने बैचलर डिग्री पास किया है या फिर आपने बीए किया है या फिर आप बीकॉम किए हो या बीएससी किया हो या फिर बीटेक किया हो, कोई भी एग्जाम अगर आपने बैचलर डिग्री आपने पास किया है तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसके साथ साथ आपको क्या होना जरूरी है? दिल्ली पुलिस के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपने अभी तक डीएल नहीं बनाया और आप चाहते हो कि दिल्ली पुलिस के लिए मैं ज्वाइन करूं, तो आप जब तक आपकी फिजिकल होती है, यानी फिजिकल आपकी कब तक होगी? दिसंबर तक होगी आपकी फिजिकल। तो उस टाइम तक आपको क्या करना है? आपको अपना डीएल बनवा लेना है, ठीक है। डीएल अपना आपको बनवा लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये थी क्या? क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले एग्जामिनेशन किसकी होगी? पेपर 1 की होगी। सबसे पहले किसकी होगी? पेपर 1 की होगी। उसके बाद देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? सबसे पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इंडोरेंस। ये दोनों एक ही टाइम में हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल इंडोरेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, ये दोनों एक ही टाइम में हो जाएगा, लगभग दिसंबर टाइम में होगा। और ये आपको पता है सितंबर में होने वाला है पेपर 1, और पेपर 2 आपका उसके बाद होगा, यानी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के बाद आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। और ये कब तक होगा? ये फर्स्ट मार्च को होने वाला है। 1 मार्च को ये आपका पेपर 2 होने वाला है। और उसके बाद पेपर 2 के रिजल्ट निकलने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था क्या? स्कीम और सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें,
ठीक है। अगर हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें कि पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट रहेगा आपका और क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, तो यहां पे दिया गया है क्या क्या दिया गया है। सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट होगी। सबसे पहले रीजनिंग की होगी। रीजनिंग की कितनी मार्क्स की होगी? 50 मार्क्स की। क्वेश्चन कितना होगा आपका? 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का होगा। कितना होगा? 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। रीजनिंग में 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला रीजनिंग, उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद है आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इसमें क्या है कि चारों में आपको 50-50 क्वेश्चन होंगे और 50-50 मार्क्स का होगा। और ये टोटल जो एग्जाम होगा, टाइमिंग कितना दिया जाएगा आपको? 2 आवर का एग्जाम होगा। बस इतना, और कुछ नहीं जानना है आप लोगों को। ये चीज हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे भी डेट दिया, मेंशन कर दिया गया है कि 29 सितंबर से आपका 5 अक्टूबर तक एग्जाम चलेगा। और ये 200 मार्क्स का, यानी 200 क्वेश्चन होगा 2 घंटे के लिए। ठीक है, 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे। ठीक है, बस ये पेपर 1 का है। पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए पेपर 2, वहां पे मैंने आपको क्या बताया कि 50 मार्क्स आपका इंग्लिश से आएगा पेपर 1 में, 50 इंग्लिश, है ना। इंग्लिश आपका कहां? पेपर 1 में आपका 50 मार्क्स का पूछेगा और पेपर 2 में आपको कितने मार्क्स का पूछ रहा है? देखिए 200 मार्क्स का, यानी 200 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का होगा। यानी आप समझ सकते हो कि अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अगर हम लोग बात करें तो टोटल मार्क्स कितने की मार्क्स का एग्जाम होगा? 200 प्लस 200 यानी 400। और 400 में सिर्फ इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो कितने हो रहे हैं? देखिए यहाँ पे 200 और वहां पे 50, यानी 250 मार्क्स का आपका टोटल किसका पूछा जा रहा है? सिर्फ इंग्लिश पूछा जा रहा है। 250 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि इंग्लिश आपके सिलेक्शन के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आज से, अभी से आपको क्या करना है? इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, और अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें पेपर 1 और पेपर 2 में, तो कितना होगा? 0.25 यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और एक चीज, और एक फायदा होगा क्या? अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको फायदा मिलने वाला है। यहां पे एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको यहां पे फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलने वाला है? अगर एनसीसी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है, वहां पे ग्रुप वाइज सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट के लिए कितना परसेंट मिल रहा है आपको? 5%, यानी दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में आपको ऐड किए जाएंगे कितने मार्क्स? 10 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जब आपको फॉर्म फिलअप होगा वहीं पे आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है। ठीक है, वो चीज आपको वहीं पे मेंशन कर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 6 मार्क्स आप जुड़ेगा, आपके जो रिजल्ट होगा उसमें आपको 6 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट ए है आपके पास तो आपके कितने मार्क्स जुड़ेंगे? आपके 4 मार्क्स ऐड किए जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। ठीक है, अलग अलग दोनों में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें हम लोग तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट असल में कोई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता क्या है कि आपका मेजरमेंट है, बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट है। असल में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है क्या? बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट है। तो बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स की मेजरमेंट होगी? आपकी हाइट होगी सबसे पहले, हाइट और चेस्ट, और किसमें? सेंटीमीटर में। अगर आप इस टाइम में अभी मेजर नहीं, जैसे मेल स्टैंडर्ड, जैसे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस मेल के लिए हाइट क्या होने वाला है? 170 सेंटीमीटर। अगर आप इससे कम हो तो आप इस फॉर्म फिलअप को ना ही भरो तो अच्छा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। फिर एग्जाम पास कर लोगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ठीक है, एक टाइप का क्वालिफिकेशन है ये। ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर सकते आप। और चेस्ट जो है वो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या? एक्सपेंड करने से पहले आप, यानी छाती फुलाने से पहले आपको कितनी होनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और छाती फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए? 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज डिफरेंस कितना होना चाहिए छाती फुलाने और ना फुलाने के बीच में? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई हिल एरियाज से हो जैसे कि आपके गढ़वाल हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, या फिर कोई भी हिल स्टेशन या हिल एरियाज से बिलोंग करते हो, तो आपका जो हाइट है वहां पे रिलैक्सेशन मिला है कितना? 5 सेंटीमीटर का, यानी 165 सेंटीमीटर लंबे हो आप तो एलिजिबल हो आप। ठीक है, और यहाँ पे चेस्ट में कोई मतलब कम नहीं मिला है, वो जितना 80 सेंटीमीटर चाहिए था यहाँ पे भी चेस्ट, यानी नॉर्मल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी कितना चाहिए?
बिना एक्सपेंड के कितना सेंटीमीटर चाहिए चेस्ट, 80 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं बोला गया, देखो यहाँ पे तीन चीज, सबसे पहले जनरल कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनरिजर्व्ड, उसके बाद ओबीसी और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, यहां पे जो मेजरमेंट दिया गया है 1 नंबर में, ये तीनों के लिए है। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अगर शेड्यूल ट्राइब हो आप, तो आपका हाइट जो है वो कितना होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब, यहां पे देखिए शेड्यूल कास्ट नहीं दिया गया है, यहां पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब बोला गया है। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना होना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और जो चेस्ट की जो माप होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड के लिए या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के लिए कितनी होनी चाहिए हाइट आपकी, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट जो हिल एरिया से आते हैं उसके लिए कितना है, 155 सेंटीमीटर। ठीक है, 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आप ट्राइब्स हो यानी फीमेल हो और ट्राइब्स हो तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडोरेंस टेस्ट देखते हैं कि इंडोरेंस टेस्ट क्या है, कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। यहां पे बहुत बड़ी बात है, यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लीजिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप क्या होता है कि आप मतलब पतले दुबले हो तो आपको खा पी के आपको मोटे तगड़े हो जाना है, और फिजिकल मतलब आपका वेट की अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है कि एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो वेट की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, ये वेट की अगर हम लोग बात करें तो वेट क्या ही हाइट के हिसाब से आपका वेट नापा जाएगा, कि अगर आपका स्टैंडर्ड मतलब जितना हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर हो और 1 क्विंटल हो तो आपको वहां पे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट के हिसाब से वेट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, यानी आपको फिट होना है, बहुत जरूरी है कि आप फिट हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडोरेंस टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडोरेंस टेस्ट में क्या है कि आपको कितने टेस्ट होंगे मेल के लिए। मेल के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 क्या क्या, सबसे पहले 100 मीटर्स का रेस होगा। 100 मीटर्स कितने देर में आपको पूरा करना है, 16 सेकंड में पूरा करना है। कितने देर में पूरा करना है, 16 सेकंड में पूरा करना है। उसके बाद कौन सा रेस होगा, 1.6 किलोमीटर रेस होगा। कितने मिनट में आपको पूरा करना है, ये आपको 6.5 मिनट्स में आपको पूरा करना है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप कितना होगा, 3.65 मीटर इन 3 चांस आपको दिया जाएगा, और जो लॉन्ग जंप होगा वो कितना होगा, 3.65 मीटर। आपको 3.6 मीटर आपको उछल के यानी कूद के मतलब जंप करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाई जंप होगा, यानी हाइट वाला जंप जो होता है, एक तो लॉन्ग जंप होता है उसके बाद फिर हाइट वाला जंप होता है। तो हाइट वाला जंप कितना होगा, देखिए 1.2 मीटर, 1.2 मीटर का हाइट होगा। उसमें आपको 3 चांस मिलेगा, 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट पुट यानी गोला थ्रो। गोला, एक गोला, भारी गोला दिया जाएगा, आप उसको थ्रो करना पड़ेगा आपको। और वो शॉर्ट पुट के लिए क्या होगा, देखिए शॉर्ट पुट कितना मीटर आपको फेंकना पड़ेगा, 4.5 मीटर। 4.5 मीटर आपको गोला शॉर्ट पुट को फेंकना पड़ेगा। कितने चांस में, यहां पे भी आपको 3 चांसेस मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 मीटर का रेस वहां पे भी हो रहा है। ठीक है, 100 मीटर का रेस कितने सेकंड में, यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड था, यहाँ पे 2 सेकंड ज्यादा मिल रहा है आपको, यानी 18 सेकंड में आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए एक रेस कितना था, 1.6 किलोमीटर का रेस था, लेकिन यहाँ पे आपको 800 मीटर का रेस होगा, यानी 800 मीटर का रेस होगा। कितने मिनट में आपको पूरा करना है, 4 मिनट में आपको पूरा करना है, 4 मिनट में। तो आप अभी से प्रैक्टिस करना मतलब शुरू कर दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आप किसमें, आपको अगर दिल्ली पुलिस और अगर आप सीएपीएफ में जाना चाहते हो तो आप ये प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप कितना है, 2.7 मीटर, और कितने चांस में, 3 चांसेस में आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हाई जंप करना है। हाई जंप कितना करना है, 0.9 सेकंड, यानी 1 मीटर से भी कम करना है आपको हाई जंप। 0.9 मीटर, और कितने चांस में, 3 चांस में आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए यहां पे एक चीज याद रखिए कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट पुट आपको फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं किया गया है, तो शॉर्ट पुट प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग टैटू की बात करें, तो 3 कंडीशन दिया गया है टैटू के लिए। अगर आपके बदन में टैटू बना हुआ है, यानी आपकी बॉडी में टैटू बना है, तो 3 कंडीशन दिया हुआ है। क्या है? कंटेंट क्या है, उसके बाद लोकेशन क्या है, यानी कहां पे बना है टैटू, और उसके बाद साइज क्या है। अगर कंटेंट आपका देखिए रिलीजियस है, अगर रिलीजियस सिंबल है, नाम है, यानी कोई भगवान का नाम है या फिर रिलीजियस नेम है, तो आपको छूट दिया जाएगा। किसके थ्रू? इंडियन आर्मी जो परमिट है उसके थ्रू आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। इंडियन आर्मी में, जैसे इंडियन आर्मी में कोई जाता है, वहां पे जो परमिशन दिया गया है आपका टैटू को लेके, मतलब जो रिलीजन सिंबल और फिगर नेम ये सब को लेके, वही छूट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। उसके बाद लोकेशन भी मायने रखेगा कि टैटू आपका कहाँ पे बना है, बॉडी के किस पार्ट में बना है, ये भी आपको मायने रखता है, ठीक है। इस चीज के ऊपर मैं एक बार अच्छे से खुल के आपका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो मैं बनाने वाला हूँ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के ऊपर, उसके बाद इंडोरेंस टेस्ट के ऊपर, उसके बाद टैटू के ऊपर, आई साइड के ऊपर, और मेडिकल टेस्ट किस तरह से होगा आपका, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द आपके 1-2 दिन में ही आपका एक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको डिटेल्स में जो इंडियन आर्मी का परमिट क्या है, ये सब सारा डिस्कस मैं करने वाला हूं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं अभी बस बता देता हूं। और क्या क्या लोकेशन आपको मैंने कैसे बताया कि कहाँ पे आपका आर्म्स में है, बॉडी के किस पार्ट में आपका टैटू बना है, ये भी डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद साइज क्या होना चाहिए, साइज आपके बॉडी पार्ट्स से कितना बड़ा टैटू है, यानी अगर बॉडी आर्म्स है उसका 1/4 अगर आपका टैटू बना हुआ है 1/4 पार्ट में, तो आपको एलिजिबल हो, यानी भर सकते हो आप फॉर्म, ठीक है। 1/4 पार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आई साइड की बात करें, आई साइड में ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये देखो 9N6 यानी बेटर आइज है, उसके बाद वॉर्स है आपका N9, तो ये सब आइज का कैटेगरी मैं बहुत जल्दी मतलब आपके लिए वीडियोस अच्छे से बना के लाने वाला हूँ। लेकिन ज़्यादातर आपको अगर आइज का प्रॉब्लम, अगर स्पेक्स पहनते हो, तो आपका क्वालिफिकेशन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए ये था हमारा एसएससी का सीपीओ का एग्जाम जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए। तो हम लोग बहुत जल्द आपके सीपीओ के लिए बहुत एक अच्छी सी क्लास लेकर आने वाले हैं, और बहुत जल्द हम लोग टेस्ट सीरीज क्या क्या, सबसे पहले लाइव क्लास चलेगी हमारी, क्या क्या लेकर आने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सीपीओ के लिए, एसएससी सीपीओ, इसके लिए हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक तो हमारा एमसीक्यू सीरीज चलेगा, टेस्ट सीरीज, इस पे यूट्यूब पे एमसीक्यू सीरीज चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा, टेस्ट चलेगा, टेस्ट सीरीज हमारा एक बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद हमारा वीडियो कोर्सेज, यानी वीडियो ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं सीपीओ के लिए। यानी सीपीओ के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, ये बेस्ट फैकल्टी आपको सीपीओ की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप हमारे अभिपीडिया के साथ जुड़े रहिए, और क्या करना है, प्रिपरेशन सीपीओ का करते रहना है, ठीक है। और ये मैं बता दूं आपको, पहली यानी 2020 में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर एसएससी स्टूडेंट के लिए है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, एसएससी सीपीओ। इसको छोड़ना नहीं है दोस्त, बस पता नहीं आगे आने वाला है कि नहीं एग्जाम, ये बहुत एक बार मैं क्लियरली बता दूं आप लोगों को, कोई मतलब बहुत बड़ी बात है ये, कि कोई जरूरी नहीं है कि कितने एग्जाम आने। ये लॉकडाउन में सब कुछ को ठप कर चुका है, हमारी सरकार भी खत्म हो चुकी है, मतलब बोल सकते हैं कि हमारे देश को बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आप लोगों को जो मौका मिल रहा है उसको, अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, ग्रैब करो उसको, लपक लो, बोलो, ठीक है, लपक लो उसको, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।